हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिजिक्स शो विद ए के सर में। और हम पढ़ रहे हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो पिछली क्लास में हमने देखा कि एक स्फेरिकल मिरर्स के लिए क्या क्या कॉमन टर्म्स होते हैं, ठीक है। और हमने वो टर्म्स डिफाइन किए थे। तो वो थे क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको हम बोलते हैं सी। और हमने बोला था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि जिस स्फीयर का स्फेरिकल मिरर पार्ट है, उस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसको बोल देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने मतलब बोला था एक टर्म जो है पोल। वो पोल क्या है? जो स्फेरिकल मिरर के ऊपर लाया करता है और स्फेरिकल मिरर का सेंटर है ज्योमेट्रिकल, उसको बोलते हैं पोल। फिर हमने बोला था रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। और हमने बोला था कि जिस स्फीयर का स्फेरिकल मिरर पार्ट है, उस स्फीयर के जो रेडियस है उसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि इन जनरल है लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, ठीक है। और फिर हमने बात की थी प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि है लाइन जॉइनिंग दी पोल इन दी सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। और फिर हमने बात की थी प्रिंसिपल फोकस की। फिर हमने बात की थी प्रिंसिपल फोकस की, प्रिंसिपल फोकस की जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से। और कॉन्केव मिरर के लिए हमने बोला था कि लाइट कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी and parallel to the principal axis after reflection from concave mirror converges at a single point on principal axis, which is called the principal focus of the concave mirror, and it is a real point for concave mirror, it is a real point. और convex mirror के लिए हमने क्या बोला था? light coming from infinity parallel to the principal axis after reflection diverges out in all direction and it appears to come from a point behind the single point behind the mirror on a principal axis, which is called the principal focus of convex mirror, and it is a virtual point for कॉन्वेक्स मिरर। तो ये मैंने डेफिनेशन है इनके, ये ऐसे मैंने जितनी भी डेफिनेशन पुराने हमारे जितने भी टॉपिक हमने पढ़े हैं उसकी डेफिनेशंस मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में जो क्वेश्चन आंसर की तरह प्रिपेयर करके उसको मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है ड्राइव की। और पुराने लेक्चर्स की भी मैंने वीडियो की लिंक, आपकी यूट्यूब लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी। आप प्लीज़ सारे पुराने वीडियोज़ को देखिए, उनको मिस मत कीजिए, आगे आगे भागिए मत, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो प्रिंसिपल फोकस डिफाइन किया था। उसके बाद हमने बात किया था कि जो स्फेरिकल मिरर जो मेरा कटआउट है उसको अगर मैं सामने की ओर देखूंगा तो मुझे एक सर्कुलर आउटलाइन दिखेगा, ठीक है। इस सर्कुलर आउटलाइन का जो डायमीटर होगा, इस सर्कुलर आउटलाइन का जो डायमीटर होगा, इस डायमीटर को हम बोलते हैं अपर्चर, अपर्चर ऑफ द मिरर, ठीक है। और अपर्चर जितना अच्छा होता है ना हमारी मतलब जितना बड़ा अपर्चर होगा, ठीक है, मतलब उतना ही बड़ा स्फेरिकल मिरर भी है, उतनी लाइट ज़्यादा उस पर फॉल करेगी, उतनी लाइट रिफ्लेक्ट होकर इमेज पे कन्वर्ज होगी, तो उतना ही मेरा क्रिस्प होगा ना वो इमेज बनेगा, ठीक है। तो उतना ही क्रिस्प मेरा इमेज बनता है। अच्छा, तो जब हम प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन कर रहे थे तो मैंने जैसे कॉन्केव मिरर की हम बात करेंगे, ठीक है। बाकी मिरर के लिए हम, क्योंकि ये सब टर्म्स है वो कॉमन है दोनों मिरर के लिए, तो हम सिर्फ कॉन्केव मिरर के लिए बात करेंगे। अगर मैं एक बार इसको देखता हूँ तो जो इसका, अगर मैं फोकस की बात करूँ, इसका जो फोकस है इस कॉन्केव मिरर का, वो मैंने कैसे डिफाइन किया था? मैंने बोला था लाइट कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्जेस टू अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। लाइट कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से आ रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पे कन्वर्ज हो रही है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पे कन्वर्ज हो रही है। तो ये जो पॉइंट ऑफ कन्वर्जन है, कन्वर्जेंस है प्रिंसिपल एक्सिस पे, ये मेरा फोकस है, ठीक है। और सेम चीज़ को अगर मैं रिपीट, मतलब मैं उसको थोड़ा सा अलग तरीके से बोलना चाह रहा हूँ, आप मुझे बताना कि सही है गलत है जो मैं बोल रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर एक कॉन्केव मिरर है, अगर एक कॉन्केव मिरर है, थोड़ा सा मैं स्टेटमेंट मॉडिफाई कर रहा हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ कि इफ़ अ लाइट पासिंग थ्रू फोकस incident on the concave mirror gets reflected from the mirror, then after reflection it will move parallel to the principal axis, and all such lines parallel to the principal axis passing from focus after reflection move parallel to the principal axis and meet at infinity। मतलब मैंने क्या यहाँ पे बोला इन्फिनिटी से आ रही है तो फोकस में मूव कर रही है। अब मैं बोल रहा हूँ कि फोकस में मूव करेगी, फोकस से अगर जा रही है और रिफ्लेक्ट होगी अगर मिरर पे,
मिरर से, तो वो इन्फिनिटी पे चली जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्या ये स्टेटमेंट सही होगा? आपको क्या लगता है? तो इसका आंसर है यस, सही होगा। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लाइट की, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसको याद करेंगे, एग्जाम में हो सकता है ये इसी टर्म में आ जाए कि व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या बोलती है कि इफ लाइट गोज इन सम डायरेक्शन फ्रॉम टू पॉइंट्स ए एंड बी, मैं ऐसे सांप की तरह नहीं जाती है, बस मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ कि इफ़ इट मूव्स फ्रॉम ए टू बी इन सम डायरेक्शन इन सम मैनर एंड इट फॉलोज सम पाथ, दिस इज द पाथ फ्रॉम ए टू बी इन विच, जो भी रीज़न की वजह से ऐसा पाथ ले रही है, ठीक है, मीडियम चेंज हो रहा है, जो भी हो रहा है, ये ऐसे पाथ से ए और बी में जा रही है। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी सेज दैट इफ आई रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट देन स्टिल इट विल फॉलो द सेम पाथ बिटवीन ए एंड बी। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर ए से बी के लिए ये पाथ ऐसा फॉलो कर रही है, तो मैं अगर लाइट की डायरेक्शन को रिवर्स कर लूँ तो बी और ए के लिए भी वो सेम पाथ फॉलो करेगी, मतलब पाथ चेंज नहीं करेगी। और यहाँ पे वही हुआ, जैसे इन्फिनिटी से आके फोकस पे गई, अगर मैं रिवर्स कर लेता हूँ लाइट को तो फोकस से आके इन्फिनिटी भी वैसे ही चली जाएगी। तो जब हम आगे रे ट्रेसिंग पढ़ेंगे ना, तो ये फोकस से पास होने वाली लाइन ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए मैंने आपको अब जाके प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के बारे में बताया। ठीक है, तो हमने इमेज फॉर्मेशन फॉर द प्लेन मिरर तो पढ़ लिया था, तो हम उसको एक और बार वापस देखेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि इमेज फॉर्मेशन हम प्लेन मिरर के लिए क्या करता है, वापस वो वीडियो उस समय मैंने बहुत रफली उसको समझाया था, अब मैं उसको बहुत डिटेल में समझाऊंगा कि एक प्लेन मिरर अगर मैं ले रहा हूँ, कि ये मेरा एक प्लेन मिरर है, ठीक है, एक मेरा प्लेन मिरर है, और मैं मान लेता हूँ ये मेरी एक्सिस है, ठीक है, मेरा एक्सिस है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मैं रख रहा हूँ, ऑब्जेक्ट हो। अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे इससे इमेज पता करनी है, इससे इमेज कहाँ बनेगी। आपको, आप कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसके लिए हमने बताया था कि हम रे ट्रेस करेंगे। तो एक जो समझदार इंसान होगा ना, उसको फट से समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आएगा? वो सोचेगा कि मैं पहली रे कौन सी लूँ, मतलब मैं रे तो यहाँ से किसी भी डायरेक्शन में कैसी भी ले सकता हूँ, मिरर के ऊपर जाने के लिए ऐसी ले सकता हूँ, मैं यहाँ यूँ भी ले सकता हूँ या यूँ भी ले सकता हूँ, मैं कहीं कैसी भी डायरेक्शन में कोई भी रे लूँ, उसको मैं ट्रेस कर लूँगा तो बन जाएगा। फिर समझदार इंसान होगा ना, सबसे पहले वो वाली रे लेगा जो मिरर पे परपेंडिकुलर है। और मिरर पे परपेंडिकुलर रे होने का फ़ायदा ये कि रिफ्लेक्ट होने के बाद वो सेम उसी लाइन में वापस चली जाएगी। मतलब अगर वो यहाँ से यूँ आ रही है तो सेम टू सेम ऐसे कैसे चली जाएगी वापस, ठीक है। और ये लाइन है ना, ड्रॉ करना बहुत आसान होता है। तो एक समझदार इंसान अपने आप यही लाइन लेगा, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना तो अभी तक उसने अपनी ज़िंदगी में पढ़ लिया है कि इतना तो समझ जाएगा, ठीक है। और अगर उस मैं बोलूँ कि क्या ये काफ़ी है, मतलब ये अगर मैंने एक लाइन ले ली, तो मुझे रिफ्लेक्टेड रे भी मिल गई, इंसिडेंट रे भी मिल गई, तो ये काफ़ी है। क्योंकि यार एक लाइन से कैसे आप निकालोगे पॉइंट? आप सोचो कि इमेज में अगर एक ही लाइन से निकालना है, तो इमेज यार कहीं पर भी हो सकता है। मैं बोलूँ इमेज यहाँ पे भी हो सकता है, इस लाइन पे होगा, रिफ्लेक्टेड रे पे इमेज है, ये तो अपन को पता है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे इमेज से पास करती है। पर वो कौन सा पॉइंट होगा एक लाइन पे? अगर मैं बोलूँगा एक पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है, तो कोई भी हो सकता है, ये भी इमेज हो सकती है, ये भी इमेज हो सकती है, या ऑब्जेक्ट खुद भी इमेज हो सकता है, ऑब्जेक्ट पे लाई करे, या इमेज यहाँ पे हो सकती है, या इमेज यहाँ हो सकती है, इमेज वर्चुअल हो सकती है, यहाँ पीछे हो सकती है, मेरे बिहाइंड द मिरर हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है। पर एग्जैक्टली कौन सा पॉइंट है वो नहीं पता होगा। तो इसी से हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल कंसेप्ट पे भी आते हैं, जो आपने लाइंस में आपने पढ़ेंगे कि किसी एक पॉइंट को अगर मुझे प्लेन पे आइडेंटिफाई करना है, तो सिर्फ एक लाइन उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। आई विल नीड एटलीस्ट टू लाइन्स जो उस पॉइंट से पास होती हो, टू आइडेंटिफाई, टू पोजिशन एग्जैक्टली वेयर दिस पॉइंट लाई। आई विल हैव टू फाइंड टू लाइन्स पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, and when I will intersect these two lines, I will exactly find on the plane that where this point lie। तो इस पॉइंट को अगर मुझे ढूंढना है, मुझे कम से कम दो लाइन चाहिए कि जो इस पॉइंट से पास होती हो, तभी उनके इंटरसेक्शन से मैं बता पाऊंगा कि ये पॉइंट कहाँ पे है। तो अगर आप भले आदमी, अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई एक लाइन में ड्रॉ करके अगर रे ट्रेस कर लूँगा, तो यू आर रॉन्ग। यू विल नीड एटलीस्ट टू रेज टू फाइंड वेयर द पॉइंट इज ऑन, वेयर द इमेज इज फॉर्मिंग। तो प्लेन मिरर के लिए मैं इंट्यूटिवली कौन सी लाइन लूँगा? दूसरी लाइन में यही वाली लूँगा। ये वाली लाइन मुझे मतलब ना सिंपल सिंपल दिख रही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और फिर मैं इस लाइन को जब रिफ्लेक्टेड रे को, जब मैं ये यहाँ से इंसिडेंट हो गया, जब यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है,
ठीक है। अब जब मैं इस लाइन को आगे ड्रॉ करूँगा तो मुझे पता चल गया कि एक्चुअल में तो ये रे मीट नहीं कर रही है, मतलब रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में तो मीट नहीं कर रही है। लेकिन बिहाइंड द स्क्रीन अगर मैं देखूँगा, बिहाइंड द मिरर अगर मैं देखूँगा, तो ये जो मेरा रे है वो यहाँ पे कहीं पर इधर मीट कर रही है, और फिर मैं बोल पाऊँगा कि हाँ, बिकॉज द टू रिफ्लेक्टेड रेज आर मीटिंग एट दिस पॉइंट इन द प्लेन, दिस इज़ वेयर माई इमेज विल बी। ठीक है, दिस इज़ वेयर माई इमेज विल बी। अच्छा, ये सब आप अभी तो, क्योंकि हमने आपको बता दिया कि प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज क्या होती है फॉर प्लेन मिरर, लेकिन अगर आपको वो सब नहीं पता हो तो आपको ये दो रेज से उसको इंट्रापोलेट करना पड़ेगा, तब जाके आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि इमेज मेरा कहाँ पे है। लेकिन ये वाली रेस तो ठीक है जो परपेंडिकुलर है, जो ये वाली रे जो मैंने ली है, जो कि अगर मैं इसको पोल अज्यूम कर लेता हूँ कि ये पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है प्लेन मिरर का, तो अगर मैं ये लाइन ये अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसमें एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये है कि जो ये वाली लाइन है ना, ये लाइन मेरी बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है, मतलब इट इज़ वेरी वेरी वेग, मतलब बहुत वेग है। क्यों? क्योंकि मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या लिया, मैंने उसको कैलकुलेट नहीं किया। अब मुझे या तो स्केल पेंसिल से या फिर कंपास से तो होगा नहीं, मुझे प्रोट्रैक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्रोट्रैक्टर लेकर मैं पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस दूंगा, फिर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूज़ करूँगा। सेकंड लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर उससे मैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से मैं रिफ्लेक्टेड रे बनाऊंगा, और फिर मैं उस रिफ्लेक्टेड रे को अगर मैं ट्रेस करूँगा ना, तो मुझे एग्जैक्टली जाके जो पोजीशन इमेज की मिलेगी उस पर मैं बोल पाऊँगा कि जो लॉज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर प्लेन मिरर है वो सही है, कि उसकी डिस्टेंस मिरर से बराबर है, दोनों की ऑब्जेक्टिव इमेज की साइज़ बराबर है ना। लेकिन अभी मेरा जो इमेज बना है ना वो बहुत वेग बना है, क्योंकि मैं बहुत अप्रोक्सीमेटली मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को इक्वल करके रे ड्रॉ कर लिया। तो जनरली ना ये वाली जो रे है ना, इसको एडवाइस नहीं करते, इसलिए ना प्लेन मिरर में इमेज को एग्जैक्टली ज्योमेट्रिकली, मतलब सिर्फ स्केच करके विदाउट सिर्फ विथ ओनली पेन एंड विद ओनली स्केल एंड कंपास ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, स्पेरिकल मिरर में हमारे पास एक एडिशनल बेनिफिट होता है। वो क्या है? ये सपोज मेरे पास एक कॉन्केव मिरर है, मैं इसको कॉन्केव मिरर के लिए समझाऊंगा आपको। ठीक है, कॉन्केव मिरर है मेरे पास। कॉन्केव मिरर के लिए जब मैं कंपास से कॉन्केव मिरर ड्रॉ करूँगा, तो एक पॉइंट तो मेरे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वो पॉइंट क्या होगा? उसका सेंटर। और मुझे पोल भी आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये, अगर मैंने कंपास से ये आर्क ड्रॉ किया है, तो इस आर्क के एंड पॉइंट्स को जब मैं ज्वाइन करूँगा, उसका जो मिड पॉइंट होगा मैं उस स्केल से निकाल सकता हूँ। और जब मैं सेंटर से इस मिड पॉइंट को आगे की ओर खींचूंगा, तो ये जो मिरर पे जब मिलेगा, ये मेरा मिरर है, ये मिरर पे जिस पॉइंट पे मिलेगा वो मिरर मेरा पोल होगा। क्योंकि पोल क्या होता है? पोल ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है मिरर का। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूँ, अब मैं इसको हटा देता हूँ, इस वाले पॉइंट्स को हटा देता हूँ, तो मेरे पास पोल आ गया और सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया। बहुत एक्यूरेटली मैंने इसको पता कर दिया। और फोकस पता करना भी उतना आसान है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के बिल्कुल मिड पे पॉइंट पे लाया करेगा। इसको भी मैं बिल्कुल, फोकस को भी मैं बिल्कुल स्केल से काफ़ी हद तक एक्यूरेटली मैं निकाल सकता हूँ। तो अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, फॉर दिस ऑब्जेक्ट, मेरे पास ना इधर एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। वो बेनिफिट है फोकस का। कैसे बेनिफिट है भाई? एक लाइन तो जैसे मैंने इस पर नॉर्मल ड्रॉ की, इस पर जैसे मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है, इस पर जैसे मैंने प्लेन पे नॉर्मल ड्रॉ किया, तो मुझे पता है कि अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट ओ है और मैं एक लाइन है वो मैं सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑब्जेक्ट की ओर लेता हूँ और मिरर से रिफ्लेक्ट करवाता हूँ, तो ये लाइन तो मतलब सबसे इंट्यूटिवली सबसे पहली लाइन है जो आपको ड्रॉ करनी है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर पे जो भी लाइन होगी वो क्या होगी? रेडियस होगा, और रेडियस हमेशा नॉर्मल होता है मिरर पे। तो इस केस में जैसे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया ना, वो भी इसी केस में भी वही हो जाएगा कि मिरर जैसे ही ये रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट आई थी, वैसे की वैसे ये रिफ्लेक्ट कर देगी, वैसे की वैसे ये रिफ्लेक्ट कर देगी उसी लाइन में। तो एक लाइन तो मुझे ये मिल गई, एक रिफ्लेक्टेड रे। तो इमेज ढूंढने के लिए मुझे दो रिफ्लेक्टेड रे चाहिए, एक रिफ्लेक्टेड रे तो मुझे ये मिल गई यहाँ पे। प्रॉपर ड्रॉ कर देता हूँ, तो एक रिफ्लेक्टेड रे तो मुझे ये मिल गई। और जो दूसरी रे है, मुझे पता है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट से फोकस की ओर एक रिफ्लेक्टेड एक इंसिडेंट रे थ्रो करूँ, कि ऑब्जेक्ट से जो फोकस की ओर इंसिडेंट रे जा रही है, वो जब मेरे मिरर से
रिफ्लेक्ट होगी, वो रिफ्लेक्ट होके कैसे जाएगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगी। तो इसको भी ड्रॉ करना बहुत आसान है। और ये दोनों ना बेस्ट रेज है, बेस्ट रिफ्लेक्टेड रेज है जो आप कॉनकेव मिरर के अंदर ड्रॉ कर सकते हो। इसके लिए ना आपको एंगल मेजरमेंट की ज़रूरत है, ना कुछ स्केल और कंपास से आप इंट्यूटिवली काफ़ी एक्यूरेट आंसर इससे निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आपको इमेज मिल जाएगा जो जहाँ पे ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, अब जैसे मेरा जैसे इंसान अगर एग्जामिनर होगा ना, अगर वो ऑब्जर्व करेगा, तो यार आप चाहो तो आप कर ही सकते हो कि आप ऑब्जेक्ट से पोल की ओर एक इंसिडेंट रे ड्रॉ करो, और फिर आप बहुत ही अप्रोक्सीमेशन लगा के आप एक रिफ्लेक्टेड रे जो आप ऑब्जेक्ट से पास करवा दो। ठीक है, तो आप हो सकता है कि आप ये वाला भी यूज़ करो, लेकिन मैं इस वाले को रिकमेंड नहीं करूँगा। और मैं इसके 1 मार्क इसलिए भी काटूंगा क्योंकि मुझे पता है कि अगर इंसान स्मार्ट है तो ऑब्वियसली ज़्यादा मतलब अच्छे से चीज़ों को रिप्रेजेंट करेगा पेपर पे, और वो उसका ना मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड शो करता है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको पता है कि बहुत ही मतलब बहुत ही इंट्यूटिवली फर्स्ट लाइन है जो आपके दिमाग में आनी चाहिए, और फोकस वाली भी बहुत ही इजी लाइन है जो आपके दिमाग में आनी है। तो अगर उसके बाद अगर आपको पोल वाला चीज़ पहले ट्रिगर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके फोकस के ऊपर लाइट के कंसेप्ट, इंसिडेंट रे के कंसेप्ट, रिफ्लेक्टेड रे के कंसेप्ट, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के कंसेप्ट कहीं ना कहीं वीक है, मैं ऐसा अज्यूम कर लूँगा। और मैं मतलब अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है ना, तो आपका 1 मार्क काट लूँगा। तो मेरा मतलब मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है कि जब आप रे डायग्राम ड्रॉ करें, तो आप सिर्फ 2 लाइन को ड्रॉ करेंगे, तो ऑब्जेक्ट टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, और दूसरी है ऑब्जेक्ट टू फोकस या प्रिंसिपल फोकस। ये दोनों लाइन को ही आप यूज़ करेंगे, है ना। और इससे आपका जो भी आप जब एग्ज़ाम में भी इससे जब आंसर आप कैलकुलेट करेंगे, तो आपका आंसर मतलब जो आपका डायग्राम बनेगा वो बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, और आपके अप्रोक्सीमेटली जब हम इसके रिजल्ट्स पढ़ेंगे ना, तो आप अभी देखिए कि मेरा जो इमेज बन रहा है ना, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रहा है। ठीक है, जबकि मैंने आपके सामने इसको बस कैसे ड्रॉ किया है, मतलब मैंने इसको एक वाइट बोर्ड पे ड्रॉ किया ना, तो भी मेरा इमेज ना बहुत एक्यूरेटली, और आप आगे चल के देखेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, तो इमेज मेरा है ना हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ही बनता है कॉनकेव मिरर के लिए। तो मेरा ऑटोमेटिकली ना आंसर बहुत एक्यूरेटली सामने निकल के आ गया। तो ये एक बेनिफिट होता है जब आप इन दोनों लाइन्स को चूज़ करते हैं। अच्छा, अभी तो मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ये तो मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट लिए, तो सीधी सी बात है कि इमेज भी पॉइंट बनेगा। लेकिन अगर एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, मतलब मान लेता हूँ कि ऑब्जेक्ट मेरा कोई ऐसा है, मतलब प्रिंसिपल मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस पे ऐसे पड़ा हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस पे ऐसे वर्टिकली एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड मतलब क्या, ये सिर्फ एक पॉइंट नहीं है, एक लाइन है। और फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, और जो हमारे 10th का जो कोर्स है उसके लिए हम सिर्फ वर्टिकल वर्टिकल ऑब्जेक्ट्स को ही यूज़ करेंगे। तो इसके लिए मैं इमेज कैसे बनाऊंगा, क्योंकि पॉइंट को तो आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है कि पॉइंट कहाँ पे होगा, मैंने आपको रे ट्रेसिंग से बता दिया। तो ये भी मुश्किल नहीं है, क्यों कि जैसे एक पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, एक पॉइंट को हमें पोजिशनिंग देखने के लिए 2 लाइन की ज़रूरत होती है, एक लाइन को भी ढूंढने के लिए सिर्फ 2 ही पॉइंट की ज़रूरत होती है। कैसे, अगर मेरे पास एक पॉइंट है, एक पॉइंट से तो कितनी लाइन पास हो सकती है, ये भी लाइन पास होती है, ये भी लाइन पास हो जाएगी, ठीक है, ये भी लाइन पास हुई। तो एक पॉइंट से तो इन्फिनाइट लाइन पास हो सकती है, मतलब जितनी चाहो आप उतनी लाइन पास कर सकते हो। लेकिन मेरे को सिर्फ इस लाइन की बात करनी है, इस लाइन की बात करनी है, सिर्फ मेरे को इस लाइन को ढूंढना है। तो अगर ये पॉइंट 1 है, ये मेरे पास पॉइंट 1 है, तो पॉइंट 1 इज नॉट इनफ टू फाइंड आउट दिस लाइन। क्योंकि पॉइंट 1 से तो ये भी लाइन हो सकती है, ये भी लाइन हो सकती है, ये भी लाइन हो सकती है। मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, पॉइंट 2। अगर मैंने 2 पॉइंट ढूंढ लिया, तो आई कैन डेफिनेटली से दैट आई हैव फाउंड द लाइन, बिकॉज 2 पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। देयर इज ओनली वन लाइन विच पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स ऑन अ प्लेन, ओनली सिंगल लाइन विच पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स ऑन अ प्लेन, और वो ये मेरी ये लाइन है। तो मेरे को अगर जैसे मुझे एक पॉइंट आइडेंटिफाई करने के लिए लाइन 1 और लाइन 2 की ज़रूरत है, वैसे ही एक लाइन आइडेंटिफाई करने के लिए मेरे को सिर्फ 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। तो ये ऑब्जेक्ट है ना, तो मुझे इसके हर एक पॉइंट को देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या मान लूँगा, इसका एक पॉइंट यहाँ पे मान लूँगा, ठीक है, ये पॉइंट 1 हो गया। और दूसरा पॉइंट तो बहुत सिंपल है, जो उसका बेस है पॉइंट 2। तो जो बेस है वो तो प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है। तो अगर मैं पॉइंट 1 लेके इस पॉइंट का मैं अगर इमेज निकाल देता हूँ, इसको ऑब्जेक्ट मान के इमेज निकाल देता हूँ, तो इसका मान लेते हैं कि इमेज यहाँ पे कहीं पे आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट का, ये पॉइंट 1 है, इसका इमेज 1 I1 आ रहा है यहाँ पे। तो मुझे पता है कि I2 तो बस मेरे को यहाँ से क्या करना है, वर्टिकल एक लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि वर्टिकल ऑब्जेक्ट है।
तो इमेज भी वर्टिकल बनेगी, और वर्टिकल एक लाइन ड्रॉ करनी है मेरे को, तो ये मेरा पॉइंट 2 तो अपने आप आ जाएगा। तो एक्चुअली अगर ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड भी है ना, तो पॉइंट उसको मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करूँगा, और मैं से उसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसका मैं इमेज फाइंड आउट कर लूँगा। ठीक है, मुझे और किसी पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, इस पर बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं इस ऑब्जेक्ट पे, पर मैं सिर्फ उसका टॉप मोस्ट पॉइंट P1 लूँगा, उसका इमेज I1 ड्रॉ करूँगा, और मैं उसको परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस पे ड्रॉ कर दूँगा। और फिर मैं देखूँगा जो भी हमने पुराने कंसेप्ट किए थे कि इमेज कैसी है, वर्चुअल है, ठीक है, या रियल है, ठीक है, वर्चुअल है, रियल है, इरेक्ट है, या इन्वर्टेड है, जो बात की थी। और एक और हम चीज़ें देखेंगे जो है जो हमने पहले नहीं डिस्कस किया था, क्योंकि प्लेन मिरर में वो चीज़ नहीं होती, लेकिन अब हम देखेंगे, ठीक है, एनलार्ज्ड या डिमिनिश्ड या सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट, एज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये क्या होता है, एनलार्ज मतलब क्या है, ठीक है, आपको वैसे तो वर्ड से समझ में आ गया होगा कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट इमेज जो है मेरा ऑब्जेक्ट से बड़ी साइज़ की बन रही है। डिमिनिश्ड क्या है, अगर मेरी इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटी साइज़ की बन रही है। और सेम साइज़ क्या है, अगर मेरा ऑब्जेक्ट तो इमेज का साइज़ सेम है। तो ये भी हम इमेज के लिए डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एक और चीज़ जो हम बात करेंगे वो होता है कि हम रियल इमेज और वर्चुअल इमेज को देखते कैसे हैं, और एक्चुअल में रियल इमेज और वर्चुअल इमेज हमारा माइंड उसको कैसे समझता है, रियल इमेज वर्सेस वर्चुअल इमेज को, मतलब उसके बीच में क्या डिफरेंस है। हमने इतना तो देख लिया था कि इंसिडेंट रे से जो एसोसिएटेड होता है वो रियल इमेज होती है, रियल होता है, और सॉरी जहाँ पे एक्चुअल में पॉइंट से कन्वर्ज हो रहा है या एक्चुअल किसी पॉइंट से डाइवर्जिंग हो रहा है तो उसको रियल बोलते हैं। और अगर इट अपियर्स टू कम फ्रॉम सम पॉइंट, इफ इट अपियर्स टू कन्वर्ज एट सम पॉइंट, उसको हम वर्चुअल बोलते हैं। लेकिन उसका एक्चुअल में हम उसको कैसे समझते हैं, हम उसको कैसे देखते हैं क्या है, उसके बारे में भी हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। और नेक्स्ट सेशन में हम इन पर्टिकुलर 4 केसेस के लिए, कौन सा, प्रिंसिपल एक्सिस पे कॉनकेव मिरर के लिए अगर पोल है, ये फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो 4 पोजीशन के लिए इस मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए 4 पोजीशन। एक तो ये है कि इन्फिनिटी और जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। दूसरा पोजीशन मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर के फोकस के बीच में। तीसरा पोजीशन मेरा फोकस और प्रिंसिपल पोल के बीच में। और लास्ट पोजीशन अगर इन्फिनिटी पे ही ऑब्जेक्ट है तो इन 4 पोजीशंस के लिए क्या इमेज बनेगी उसको हम रे ट्रेसिंग मेथड से पता करेंगे। तो आप लोग सारे पुराने बैकलॉग क्लियर कर लेना, क्योंकि जितना भी मैंने समझाया है आपको बहुत ज़्यादा डिटेल, मतलब मोर देन मुझे लगता है कि बुक में भी उतने अच्छे से उसको डिटेल में जाके एक चीज़ को, मतलब मैं ऐसे स्पून फीड कर रहा हूँ आपको ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो आप प्लीज़ 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 मेरे एफर्ट्स को भी आप थोड़ा सा रिस्पेक्ट दीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है। और बने रहिए क्योंकि हमें पढ़ना है, पेपर को फोड़ना है, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बने रहिएगा।